स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता समिति की ओर से आप सभी बहनों का हार्दिक स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम की प्रस्तावना करने जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण। ध्वनि का तारतम्य संगीत है, थिरकन का तारतम्य नृत्य है, मुस्कान का तारतम्य हंसी है, तो जीवन का तारतम्य उत्सव है। तो यह उत्सव भरा जीवन कब होगा? जब कोई शारीरिक व्याधि नहीं होगी। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो इन शारीरिक व्याधियों का आमतौर पर महिलाओं को कब सामना करना पड़ता है? तो वह है रजोनिवृत्ति। तो यह रजोनिवृत्ति क्या है? जब माहवारी आनी बंद हो जाती है तो उसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। पर इस विषय का इतना बड़ा इशू क्यों हो रहा है? इतने लेक्चर्स इस विषय पर क्यों बनाए जा रहे हैं? तो नारी का कुछ खास विशेष महत्व सुप्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है। फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। तो ऐसी है स्पेशल नारी। तो हम अपनी इस चलती जिंदगी में ऑब्जर्व करते हैं कि घर में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं 40-50 साल से ऊपर की, जिनमें अपनी माँ, सासू माँ, बुआ या हम खुद भी हो सकते हैं, उनके बर्ताव में अचानक से बदल होना। और बहुत सक्रिय महिलाएं वो अपने आप को निष्क्रिय फीलिंग करती है, वैसे ही बिहेव करने लगती है, बेवजह छोटी छोटी शारीरिक व्याधियों को बयां करने लगती है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करने वाली हमारी माँ डिप्रेशन की बातें करने लगती है, बहुत इमोशनल हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो यह सब आज हमें बताने जा रही है श्रीरामपुर की सुप्रसिद्ध स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर सौ शशि जी दमानी, और इनकी पहचान करने जा रही है डॉक्टर सौ रितु जी लखोटिया, जो खुद एमडी पंचकर्मा है और श्रीरामपुर से जुड़ा एक गांव उंदीर गांव की सुप्रसिद्ध मेडिकल ऑफिसर है। जय श्री कृष्ण। कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। इसी कहावत का परिपूर्ण रूप है आज की हमारी उत्सव मूर्ति डॉक्टर शशि द्वारकादास जी दमानी। डॉक्टर शशि दमानी मैडम आज वैद्यकीय क्षेत्र में स्त्री रोग तज्ञ कंसल्टेंट के रूप में इतनी प्रतिष्ठित हैं कि उनका नाम मात्र ही पूर्ण परिचय है। ऐसे गौरव मूर्ति का मैं संक्षिप्त रूप में परिचय देना चाहती हूँ। 63 वर्ष की आयु में भी दमानी मैडम स्वस्थ एवं अपने काम में मस्त व व्यस्त हैं। आपका जन्म इंदौर में श्री कृष्ण स्वरूप जी मालू एवं शांता देवी मालू के यहाँ हुआ। गुजरात के जामनगर के शिशु विहार हाई स्कूल में आपने अपनी शिक्षा पूर्ण की। जामनगर के डीकेवी कॉलेज में आपने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूर्ण की। जामनगर के एमपी शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपने एमबीबीएस व डीजीओ की डिग्री प्राप्त कर वैद्यकीय क्षेत्र में पदार्पण किया। पढ़ाई में अव्वल होने के साथ ही नृत्य, गायन, गरबा एवं क्रीड़ा में आपकी विशेष रुचि रही। अपने कॉलेज में आप एथलीट चैंपियन भी रही। 1982 में गुजरात के वेरावल नगर के लोहाना हॉस्पिटल में आप स्त्री रोग तज्ञ कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत रहीं। 1982 में जिला अहमदनगर बांबोरी निवासी डॉक्टर द्वारकादास जी दमानी, जो एक सफल सर्जन हैं, उनके साथ वैवाहिक बंधन में बंधकर आपने श्रीरामपुर शहर में प्रवेश किया। 1983 से 84 एक वर्ष तक श्रीरामपुर के साखर कामगार हॉस्पिटल में आप स्त्री रोग तज्ञ कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत रहीं। 1984 में दमानी हॉस्पिटल में आप स्त्री रोग तज्ञ कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत रहकर समाज को सतत 36 वर्षों से वैद्यकीय सेवा प्रदान कर रही हैं। किंतु आपकी विशेष रुचि वंध्यत्व निवारण एवं सोनोग्राफी में है। इसी के साथ आप आधुनिक तकनीकी द्वारा प्लास्टिक सर्जरी भी करती हैं। इसी के साथ आपकी विशेष उपलब्धियां इस प्रकार है। 2010 से 2014 तक आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन श्रीरामपुर की अध्यक्ष रहीं। 2012 में आप स्टेट आईएमए मुंबई की कार्यकारी अधिकारी रहीं। वर्तमान में आप आईएमए व स्टेट आईएमए की सदस्य हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र महिला मंडल, राजस्थान महिला मंडल एवं प्रवासी संगठन की भी आप सदस्य हैं। फिलहाल आप कटोड़ कन्या विद्यालय कमेटी की सदस्य हैं। आपने अनेक नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एवं पेपर प्रेजेंटेशन करे हैं। सफल डॉक्टर, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के साथ आप एक सफल माँ भी हैं। आपके सुपुत्र डॉक्टर आदित्य दमानी प्लास्टिक सर्जरी सर्जन एवं आपकी बहू डॉक्टर श्रद्धा दमानी भूल रोग तज्ञ हैं।
आपकी सुपुत्री डॉक्टर अनुजा पलोट कैंसर स्पेशलिस्ट एवं आपके जवाई डॉक्टर अखिल पलोट कैंसर सर्जन हैं। वे दोनों मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। अब मैं दमानी मैडम से विनती करती हूँ अपने लेक्चर द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। माहेश्वरी समाज की सभी बहनों को मेरा डॉक्टर शशि दमानी का नमस्कार। सबसे पहले मैं माहेश्वरी समाज के स्वास्थ्य व पारिवारिक समरसता समिति की अध्यक्षा डॉक्टर सौ अर्चना सोमानी, उनके सहयोगी सौ राखी बिहानी का आभार मानती हूँ कि उन्होंने महिलाओं से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विषय रजोनिवृत्ति समझे व सुलझे इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं खास तौर पर डॉक्टर सौ रितु लखोटिया का भी आभार मानती हूँ जिन्होंने सुंदर परिचय दिया। सामान्य तौर पर बाल्यावस्था के बाद महिलाओं का जीवन प्रमुखतः 3 हिस्सों से गुजरता है। पहला 1/3 हिस्सा यौन अवस्था यानी प्यूबर्टी, दूसरा 1/3 हिस्सा प्रजनन अवस्था यानी रिप्रोडक्टिव एज व तीसरा 1/3 हिस्सा रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज की अवस्था से गुजरता है। उम्र के अलग अलग पड़ाव में से पहला पड़ाव मासिक धर्म यानी मेंसेस का शुरू होना है। इस वक्त लड़कियां मासिक धर्म की सारी परेशानियों का सामना करते हुए उसके साथ सहज हो जाती है और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। दूसरा पड़ाव शादी के बाद प्रजनन अवस्था यानी रिप्रोडक्टिव एज का है। इस उम्र में भी होने वाले बदलाव को महिलाएं सहजता से खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। ठीक उसी तरह उम्र के तीसरे पड़ाव यानी रजोनिवृत्ति में भी सहजता बरतनी ज़रूरी है और चौकन्ना रहना ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी उम्र बढ़ गई है। इसके चलते एक लंबे समय तक हमें मेनोपॉज की अवस्था से गुजरना पड़ता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं महिलाएं कभी रुकती नहीं, कभी ठहरती नहीं। उम्र के हर पड़ाव को हंसी खुशी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। यह महिलाओं को मिली ईश्वरीय देन है। सामान्य तौर पर 40 से 45 साल के बीच शरीर में बढ़ने वाले हार्मोन्स ईस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, यह इन हार्मोन्स में बदलाव आता है और इन हार्मोन्स के कमी होने से काफ़ी शारीरिक, मानसिक व मासिक धर्म में भी बदलाव आने लगता है। जब तकरीबन 1 साल तक उम्र में 40 से 45 साल के बीच मासिक धर्म बंद हो जाता है यानी मेंसेस बंद हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति को हम रजोनिवृत्ति की स्थिति या मेनोपॉज की स्थिति कहते हैं। मेनोपॉज की स्थिति 2 तरह से आती है। एक तो नैसर्गिक या नेचुरल मेनोपॉज जो बढ़ती उम्र के साथ आता है, और दूसरा सर्जिकल मेनोपॉज जो कि गर्भाशय की थैली निकालने पर, जिसे हम हिस्टेक्टोमी कहते हैं, इस ऑपरेशन के होने के बाद आता है। बहनों, आजकल देखा गया है कि मेनोपॉज की स्थिति महज 35 साल में ही दिखाई देने लगती है। इसका कारण है बदलती जीवन शैली, मोटापा, स्ट्रेस, चिंता, फिक्र इत्यादि। इस वक्त प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, मेंसेस में बदलाव आने लगता है और मेंसेस की समस्याएं शुरू हो जाती है। इस उम्र को हम पेरीमेनोपॉजल एज कहते हैं। इस वक्त हमारे शरीर में बहने वाले हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन में कमी आने लगती है और हमारे शरीर में जो गर्भाशय के आसपास स्थित 2 अंडाशय हैं जिन्हें हम ओवरी से जानते हैं, इस ओवरीज की काम करने की क्षमता घट जाती है और धीरे धीरे इन हार्मोन्स का कमी हो जाती है। इसके चलते मेनोपॉज के लक्षण दिखाई देने पड़ते हैं। मेनोपॉज के लक्षण प्रत्येक महिला में अलग अलग प्रमाण में होते हैं। कुछ महिलाएं इस स्थिति को सहज स्वीकार कर लेती हैं, वह ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं करती, और कुछ महिलाएं इससे काफ़ी परेशान रहती हैं और उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। अगर हम पेरीमेनोपॉज में होने वाले लक्षणों पर गौर करें तो सबसे पहले मेंसेस यानी मासिक धर्म में बदलाव आने लगता है। ब्लीडिंग यानी खून का बहना अनियमित होने लगता है, कभी ज़्यादा कभी कम होता है और लंबे समय तक कभी कभी बहता रहता है।
इन तकलीफ़ों से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें पैदा हो जाती है। नॉर्मली मेनोपॉज में मेंसेस देरी से आने लगते हैं, खून का बहाव धीरे धीरे कम होने लगता है और अंत में बंद हो जाता है। तो यह जो है वो नॉर्मल है। इसके अलावा अगर कोई भी बदलाव मेंसेस में आता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। मेनोपॉज के दिनों में स्वभाव में बदलाव आने लगता है, जिसे हम मूड स्विंग्स के रूप में जानते हैं। यानी स्वभाव में चिड़चिड़ापन, दिल न लगना, क्रोध आना, बातें ध्यान न रहना, अक्सर भूल जाना, कभी डिप्रेशन फील होना, इस तरह की स्वभाव में बदलाव आपको महसूस होता है। रजोनिवृत्ति मेनोपॉज में अक्सर देखा गया है कि ज़्यादा सर्दी या गर्मी का एहसास होता है, जिसे हम हॉट फ्लशेस के नाम से जानते हैं। हाथों पैरों में झुनझुनी आना, कुछ चुभ रहा है, प्रिकिंग सेंसेशन होना, पैरेस्थीसिया जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, छाती में दर्द, कभी सिर दर्द होता है। ये हुए आम लक्षण मेनोपॉज में होने वाले। बदलते हार्मोन्स के चलते शारीरिक बदलाव जो हमारे लुक को बदल देता है, जैसे कि पेट, कमर, हिप्स और थाइज में ज़्यादा चर्बी की जमावट होना, चेहरे पर अनवांटेड हेयर्स, कुछ बालों का उगना, बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ना और कुछ स्किन में भी बदलाव आने लगते हैं। कोलेजन फाइबर्स धीरे धीरे कम होने की वजह से चमड़ी में ढीलापन आता है और झुर्रियाँ भी आती है। दांतों और मसूड़ों की भी तकलीफ़ें इन दिनों शुरू होती है। कुछ मेनोपॉज की समस्याएं योनि मार्ग व मूत्र मार्ग से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें महिलाएं अक्सर छुपाती है और शेयर नहीं करती। जैसा कि वजाइना या योनि मार्ग में सूखापन आना, ढीलापन आना, जिसके चलते कभी गर्भाशय की थैली का सरकना, जिसे हम प्रोलेप्स के रूप में जानते हैं, होता है। यौन इच्छा यानी लिबिडो का कम होना, यौन संबंध तकलीफ भरा होना, ऐसे वक्त में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें और इन तकलीफ़ों को दूर करें। ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से योनि मार्ग के साथ साथ मूत्र मार्ग में भी तकलीफ़ें शुरू होने लगती है, जैसा कि बार बार पेशाब का आना, पेशाब पर कंट्रोल ना रहना, जलन होना, बार बार इन्फेक्शन होना, खांसी आने पर या वज़न उठाने पर लीक हो जाना। इस तरह की परेशानियां योनि मार्ग व मूत्र मार्ग की चमड़ी, जो म्यूकोसा कहा जाता है, उसके कमज़ोर होने से होता है, जो कि ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होता है। अक्सर महिलाओं को मेनोपॉज में स्तनों या ब्रेस्ट में दर्द होता है, जो स्तनों की ग्रंथियां फूलने से होता है। यहाँ मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहूँगी, वह यह कि आप कैसे अपने स्तनों की और ब्रेस्ट की जांच करें और अपने स्तन में छुपी गांठ को पहचानेंगे। कैंसर की गांठ अक्सर दुखती नहीं, इसीलिए आपका ध्यान नहीं खींचती। जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है, आप सोते समय या नहाते समय और आईने के सामने, मिरर के सामने भी अपने स्तन की जांच कर सकते हैं। आप हथेली से अपने स्तन की जांच करें और निपल को हल्के से दबा के स्क्वीज़ करके देखें कि उसमें से कोई द्रव्य तो बाहर नहीं आ रहा। स्तनों में कुछ असामान्य लक्षण दिखाई देने, जैसे कि स्तन में कोई कड़ापन आया है या बगल में कोई कड़ापन है, जैसे निपल की स्थिति में कोई परिवर्तन है या स्तन की साइज़ में कुछ बदलाव है या निपल में ऐंठन आई है, जैसा कि आप स्लाइड में पढ़ सकते हैं। तो इन तकलीफ़ों को आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। मेनोपॉज में अक्सर फियर ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भधारणा रहने का डर लगता रहता है। जिन महिलाओं ने फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन नहीं करवाया है, उन्हें अक्सर
प्रेगनेंसी रहने का डर सताता है, जो कि जायज़ भी है। इन दिनों प्रजनन क्षमता कम हो जाती है किंतु पूरी तरह बंद नहीं होती, इसलिए सावधानी बरतना ज़रूरी है। बैरियर मेथड का इस्तेमाल करें व घर पर ही प्रेगनेंसी किट टेस्ट किट लाके आप अपने पेशाब की जांच कर सकते हैं। दूसरा एक डर इस उम्र में महिलाओं को अक्सर सताता है, वह है फियर ऑफ कैंसर। कहीं हमें कैंसर तो नहीं, इस तरह का डर भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से दूर कर सकते हैं। मेनोपॉज में योनि मार्ग से लाल, सफ़ेद, कभी कभी पीला दुर्गंध भरा स्राव बहता है। ऐसी शिकायत होने पर उसे आप नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर की सलाह लें। आगे बढ़ती उम्र के साथ ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से शरीर के दूसरे सिस्टम्स पर भी इफ़ेक्ट आता है। सबसे चिंताजनक है हृदय से जुड़ी बीमारियों, जैसे कि बीपी का बढ़ना, एंजाइना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों पर भी और उनकी मजबूती पर भी असर नज़र आता है। हड्डियां पोरस हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं, वह सरलता से टूट जाती हैं। इसी वजह से इस उम्र में फ्रैक्चर्स ज़्यादा होते हैं। हमारे पोस्चर, हमारे गेट, हमारी चाल पर भी असर पड़ता है। रीढ़ की हड्डी झुकने लगती है और इस तरह के शारीरिक बदलाव आते हैं। बहनों, यह तो हुआ मेनोपॉज में होने वाले लक्षणों का संक्षिप्त में वर्णन। अब आगे हम देखेंगे कि कोई भी लक्षण ज़्यादा हो तो हमें अपनी शंका ज़रूर दूर करनी है और अपने स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी है। डॉक्टर के पास जाने पर आपका जनरल चेकअप होता है, आपकी सिस्टमिक एग्जामिनेशन होती है, बीपी, ईसीजी वगैरह लिया जाता है। यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि योनि मार्ग की जांच जरूर करवानी है। इस बात में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से आप रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, लेबोरेटरी टेस्ट जैसा कि हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन एग्जामिनेशन व कुछ हार्मोन्स की भी जांचें कराई जाती हैं। विशेषकर थायराइड हार्मोन्स में काफ़ी बदलाव इन दिनों नज़र आते हैं। कोई भी शंका रहने पर आप अपने पेट की सोनोग्राफी जरूर कराएं। सोनोग्राफी में गर्भाशय के अंदर की एंडोमेट्रियल थिकनेस व अंडाशय की साइज़ के बारे में जानकारी जरूर हो। किसी भी तरह की और शंका रहने पर सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी जांचें भी करवाई जा सकती है। हड्डियों की मजबूती जानने के लिए बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट करवाएं। अपने स्तनों की जांच के लिए मैमोग्राफी करवाएं। अगर योनि मार्ग से सफ़ेद या लाल पानी जाता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से पैप स्मीयर ज़रूर कराएं। इस जांच के तहत जो स्राव जाता है उसे डॉक्टर लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजते हैं और उससे कैंसर सेल्स डिटेक्ट हो सकते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि रजोनिवृत्ति की उम्र में आप अपने शरीर का ख्याल कैसे रखें, कैसे आप खुद को स्वस्थ रखें और फिट रखें। यहाँ हम दो बातों का जिक्र करेंगे, एक तो डाइट यानी आहार और दूसरा एक्सरसाइज, व्यायाम। सबसे पहले हमने अपने आहार या डाइट पर ध्यान देना है। एक कंप्लीट बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार का सेवन करना है जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स व विटामिन्स हों। खाने में दूध व दूध से बने पदार्थ, हर तरह की दालें, हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां, सैलेड वगैरह, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स का सेवन करें। आखे धान यानी होल ग्रेन्स जैसे कि ज्वारी, बाजरी, गेहूं का खिचड़ा जिसे हम कहते हैं, तो इन पदार्थों से शरीर में रफेज ज़्यादा जाता है और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ जो अक्सर इस उम्र में होती है वह नहीं होती। उगाए हुए कठोर कडधान्य
जिसे हम स्प्राउट्स से जानते हैं, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो साथ में आप सोयाबीन व रागी का भी भोजन में अपने समावेश कर सकते हैं। अपने वज़न व मोटापे के अनुसार घी और तेल का इस्तेमाल कम करें। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल का सेवन कम करें। आहार के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, व्यायाम का भी बहुत महत्व है। आम तौर पर इस उम्र में आपके आसपास आपको हर क्षण आपको मदद करने के लिए आपके बच्चे, बेटियां, बहुएं रहती हैं, जो आपको आराम करने की सलाह देती हैं, कहती हैं बहुत काम किया, अब आराम करो। लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप एक्टिव रहें, कम से कम 1 घंटा अपने आप को व्यायाम के लिए दें। योगा, मेडिटेशन करें, वॉकिंग, जॉगिंग जैसे वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करें, जिसके चलते आपके शरीर में रक्त संचालन यानी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, जिसके चलते पाचन शक्ति मजबूत हो और आपको भूख लगे व नींद भी अच्छी आए। रोज़ाना कम से कम आधा घंटा आप सूर्य की रोशनी में ज़रूर रहें, ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल सके। अगर आप घर में अकेले हैं और चुपचाप दिन भर टीवी और मोबाइल के आगे बैठ रहे हैं, तो आप ध्यान रहे कि इन चीज़ों से आप अपना मन ना बहलाएं, बल्कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, अपनी हॉबीज़ को पूरा करें जो आपको आनंद प्रदान करेगी। इसके अलावा वक्त निकालकर दूसरों के लिए कुछ करें। आप चाहें तो सोशल वर्क, सामाजिक कार्य कर सकती हैं, जो आपको बहुत खुशी और आनंद प्रदान करेगा। इसके चलते आप मेनोपॉज से होने वाली मानसिक समस्याओं से भी अंशतः छुटकारा पा सकती हैं। यह तो हुआ मेनोपॉज में आप अपने को कैसे संभालें। ध्यान रहे, कोई भी तकलीफ ज़्यादा होने पर डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। आमतौर पर डॉक्टर के पास जाने पर आपके लक्षणों के अनुसार ट्रीटमेंट दी जाती है। मेनोपॉज में होने वाले साधारण लक्षणों पर सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसा कि विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड, कैल्शियम व प्रोटीन्स दिए जाते हैं। कभी कभी कुछ फाइटोएस्ट्रोजेंस जो वनस्पतियों में पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोव्स, आइसोफ्लेवोन्स, लिग्नेंस, लेग्यूम, फ्लैक्सीड्स जिन्हें हम अरसी कहते हैं वगैरह, वह भी दिए जाते हैं। ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं, लेकिन उनकी साइड इफ़ेक्ट्स कम रहती हैं। अगर आपके सिम्टम्स शुरुआती के सपोर्टिव ट्रीटमेंट से कम नहीं होते, तब हम HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चालू करते हैं, जिसके चलते हम सिंथेटिक और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देते हैं। इसे चालू करने से पहले कुछ जांचें अनिवार्य है, जैसे कि पैप्समियर, ब्लड हार्मोन लेवल्स, मैमोग्राफी वगैरह। याद रहे बहनों, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप अपने खुद से या किसी के प्रिस्क्रिप्शन को देखकर कभी चालू ना करें, क्योंकि इसकी डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स रहती हैं। अंत में बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि उम्र के इस पड़ाव पर भी आप अपने आप को यंग, एक्टिव, चीयरफुल और इंस्पायरिंग बनाएं। अपनी सोच बदलें, पॉजिटिव रहें, अपने आप को समझें और खुश रहें। इस उम्र को भी आप नई ऊर्जा, जोश व उमंग के साथ जिएं। अपना जीवन ऐसा बनाएं कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हो। अगर हम रिप्रोडक्टिव नहीं हैं तो प्रोडक्टिव ज़रूर बने। किसी ने सच कहा है, मुड़ जाती है हाथों की लकीरें, गर हिम्मत है तूफानों से लड़ने की। होते होते पीछे ही हो जाते हैं, बात जो करते हैं हमेशा किस्मत की। किस्मत में ही लिखा हो अगर हासिल होगा कुछ करने से, पूरे होंगे सारे सपने एक दिन, मगर वो दिन नहीं आता बैठे रहने से। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय महेश सखियों। सखियों, जिनके कारण मिले हमें शब्दों का मीठा प्यार, जिनके कारण मिले हमें शब्दों का मीठा प्यार,
हल्का हो हमारे दिमाग का भार, हल्का हो हमारे दिमाग का भार, जीवन का महत्वपूर्ण पहलू लगे सीधा और साचार। उन सभी सखियों का करते हैं हम सरधे आभार, सरधे आभार। सखियों, अब हम चलते हैं कार्यक्रम की समापन की ओर। मैं सौ राखी बिहानी, स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता समिति, अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से उन सभी सखियों का आभार प्रदर्शित कर रही हूँ। डॉक्टर शशि जी दमानी, इनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें बहुत ही सरल और सटीक तरीके से रजोनिवृत्ति की बातें समझाई और इस समय हमें स्वयं में क्या क्या बदलाव करना है और हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, इस सब बातों का हमें ज्ञान कराया है, इन सब बातों से हमें अवगत कराया है। इसलिए डॉक्टर शशि जी दमानी श्रीरामपुर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, ताकि आपने अपने अति व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला और हमारी बात को रखा। मैं विशेष रूप से और आभार मानना चाहती हूँ अपनी सखी और मेरी सहयोगी डॉक्टर अर्चना सोमानी, पारिवारिक स्वास्थ्य समिति नगर जिला की प्रमुख, जिनकी संकल्पना से हमने ये कार्यक्रम किया है। इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तावना की है और इस प्रस्तावना में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है, जो एक कवि हिंदी के जय शंकर जी प्रसाद, इनकी कविता के जो वाक्य, जो बोल इन्होंने इसका प्रस्तावना में दिए हैं, बड़ा ही सुंदर अर्थ उसका निकलता है। सखियों, जयशंकर जी प्रसाद ने स्त्रियों को बहुत ही सुंदर नाजुक फूलों की पंखुड़ी कहा है, और वो पंखुड़ी जो जीवन में यश शिखर पर चढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मकरंद का काम करती है। सो थैंक्स टू अर्चना सोमानी। अब हम हृदय तल से आभार करते हैं स्वास्थ्य समिति महाराष्ट्र प्रदेश संयोजिका डॉक्टर इंदिरा जी मुंदड़ा, जो हम जैसे नवसिखियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है और अपने वैद्यकीय जीवन से हमारे लिए और समाज के लिए हमेशा हर प्रोग्राम में उपस्थिति दर्जा कर हमें कृतार्थ करती है। थैंक्स टू डॉक्टर इंदिरा जी मुंदड़ा। इसी तरह से इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर शशि जी दमानी का परिचय करा बहुत ही सुंदर शब्दों में डॉक्टर ऋतु लखोटिया बेलापुर, इन्होंने किया है अति सुंदर वर्णन। तो मैं डॉक्टर ऋतु जी लखोटिया, इनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह से अपने अनेकों कार्यक्रम और उपक्रमों में की व्यस्तता के बावजूद समाज में विशेष योगदान देने वाली और सर्वत्र पॉजिटिव वाइब्स बिखरने वाली हसमुख व्यक्तिमत्व रचना जी मालपानी, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही खानदेश विभाग सह संयोजिका आचला जी झंवर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमेशा परस्पर सहयोग करने वाली और हर कार्यक्रम के लिए हमें प्रेरित करने वाली, अपने नाम की तरह मंजुल मन की हमारी निवर्तमान अध्यक्षा सो मंजू जी दूत, इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और उसी तरह से हम जब भी कोई प्रोग्राम बंद करते हैं तो अकेले तो हम कर ही नहीं सकते हैं, हमारे इस कार्यक्रम के पीछे बहुत हाथ होते हैं। उसी तरह हमारे इस कार्यक्रम को भी यशस्वी बनाने में और हमें सहयोग देने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए वर्तमान अध्यक्षा सो वासंती जी भट्टड़, सेक्रेटरी अनुराधा जी राठी तथा तकनीकी सहायक रक्षा जी बुब, इनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने निजी जीवन से हमें समय देकर जूम अटेंड करने की तथा इसी तरह से अपने निजी जीवन से कुछ समय देकर जूम अटेंड करने के लिए मेरी सभी सखियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करती हूँ। जय श्री महेश।